जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। अभी रिसेंटली कल ही था, आप लोग सभी समझते हैं करवा चौथ, तो इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि आज हम सभी करवा चौथ का महत्व जानेंगे कि आखिर क्यों जो औरतें होती हैं वो अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अगली चीज जो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अब इंडिया में जो फॉसाइल फ्यूल है यानी कि जो पेट्रोलियम है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इसका कारण मैं अभी अपने इस वीडियो में आज स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक ये दो बातें करने वाला हूं। तो पहली प्राथमिकता मैंने दी है करवा चौथ को, क्योंकि हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि इस दिन औरतें जो है वो चंद्रमा की पूजा करती हैं। चंद्रमा की पूजा क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं ताकि उनके पतियों की आयु जो है वह लंबी हो। लेकिन वास्तविकता क्या है, स्टार्टिंग में करवा चौथ क्यों सेलिब्रेट किया जाता था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्टार्टिंग में हम सभी जानते थे कि स्टार्टिंग में हमारे इंडिया में यानी कि भारत में सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा जिसका अंत राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयासों से हुआ था। तो सती प्रथा में क्या होता था कि यदि खुदा न खास्ता किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी पति की चिता में उनकी पत्नियों को भी जला दिया जाता था। बात समझ पा रहे हैं? यही होती थी सती प्रथा। मीन्स यदि किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी पति की चिता में उनकी औरत को भी जला दिया जाता था। तो इसलिए जो औरतें होती थीं वो अपनी सेफ्टी के लिए पूजा करती थी कि हे भगवान, बस किसी तरीके से इसको मत उठाना, मतलब इसकी मृत्यु न हो, बाकी उसके बदले मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिंदा जलना एक वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो इस डर से जो औरतें होती थीं वो कहीं ऐसा ना हो कि मुझको ये मर जाए और मुझे सती प्रथा का शिकार होना पड़े। ये एक अभिशाप था उस समय समाज के लिए। तो इसलिए ये पूजा की जाती थी और पूजा में ये वरदान मांगा जाता था कि इसकी मृत्यु किसी तरीके से ना हो। आज की मान्यताएं क्या है कि कोई था जिसने जो है उसमें चलनी में कुछ करके झरने में करके चंद्रमा की ओर करके देखा था तो उसको उसका पति का चेहरा दिखाई दिया था जो कि शायद कहीं दूर था। आज की मान्यताएं हैं और बहुत सी मान्यताएं आज की, जो कि रियलिटी यही है। जैसे हम सभी समझते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें मानव सिर्फ मानव था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे। धीरे धीरे करके जैनिज्म हुआ, मतलब जैन धर्म। उसके आगे आगे धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, बुद्धिज्म आए। मतलब तब स्टार्टिंग में सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म दो हुआ करते थे। और आज की स्थिति क्या है? आज आप सभी देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अलग हुए। उसके बाद में मान लीजिए हिंदू जो है उसमें ठाकुर हैं, ये पांडे जी हैं, ये मिश्रा जी हैं। उसके बाद मान लीजिए ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण में भी क्या बोलते हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये पांडे जी हैं और ये तिवारी जी हैं। सपोज कीजिए तिवारी भी है तो उसमें भी क्या होता है कि ये नरौली तिवारी है। उसमें भी क्या होता है, ये ढूंढिया तिवारी है। उसमें भी क्या होता है, ये परसौनी तिवारी है। इनका गोत्र सैंडिल है, इनका गोत्र पता नहीं क्या क्या, भार्गव गोत्र है, भृगु गोत्र है, पता नहीं क्या क्या। मतलब वहां तो सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म था। उसके बाद में चलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार हुए। चार होने के बाद फिर ब्राह्मणों में तिवारी मिश्रा पांडे और बहुत से होते हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। फिर मान लीजिए तिवारी हुए, तिवारी में भी ये परसौनी, नरौली और ये और कौन, उनवलिया, तमाम प्रकार के। उसके बाद में इसमें सैंडिल वैंडिल पता नहीं क्या क्या सब चलाते हैं। जबकि वास्तविकता कहाँ थी, आप सभी इतिहास उठा के पढ़िए, वहां पे आप लोगों को एग्जैक्ट बात पता चलेगी कि भगवान यानी कि सर्वप्रथम तो सिर्फ मानव सभ्यता का विकास हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से आ गए, या फिर आ ही गए। चलिए मान लीजिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कोई हुए, पैगंबर हुए, तो उसके आ गए। उसमें भी वैरायटी, जैसे मुस्लिमों में देखिए शिया अलग सुन्नी अलग, उनमें भी वैरायटी होती है। अगली बात, तो ये वेरिएशन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। चलिए जो हो गया वो अलग की बात है, धार्मिक बातें हैं, यहाँ नहीं, सोशल मीडिया में नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट बात मैं क्या करने वाला था
कि फोसाइल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम ईंधन का दाम जो है इंडिया में बढ़ने वाला है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हाल ही में 2018 में जब कोरोना आया तो 2018 में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $80 यानी कि $80 पर बैरल थी, पर बैरल थी। बैरल एक यूनिट होती है जिसमें तेल जो है हमारे यहां इंपोर्ट होता है। तो $80 पर बैरल थी। नेक्स्ट बात कि जब कोविड लगा, लॉकडाउन लगा, तो जितने भी वाहन थे ये चलना बंद हुए, सभी लोग अपनी कार पार्क कर दिए पार्किंग में। फोसाइल फ्यूल का जो उपयोग है वो कम हो गया। भाई सर्विस भी नहीं करवाया तो ग्रीस वगैरह भी नहीं लगा, मोबिल वगैरह भी नहीं लगा, तो इसलिए तेल कम खपत हुई। खपत कम होगी तो भाई डिमांड भी कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज की खपत कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी, और अगर किसी चीज की डिमांड कम हुई तो उसकी प्राइस भी घटेगी, है ना ऐसा? मतलब सिंपल, अगर आपने तेल खाया नहीं, तेल का यूज नहीं किया, तो आप तेल खरीदेंगे क्यों? नहीं खरीदेंगे, मतलब डिमांड कम हो गई। अगर डिमांड किसी चीज की कम हुई तो उसकी प्राइस भी घटती है। तो कोविड में यही हुआ कि जितने भी 11 देश लगभग हैं जो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, कोविड के दौरान क्या हुआ, उनसे कोई तेल खरीदने ही नहीं गया, जिसके कारण उनको जो अपना तेल है वो $20 पर बैरल बेचना पड़ा। तो उन लोगों ने वहां एक बात सोचा कि जब भी मार्केट रिवाइव होगा तब हम इसका जो है भरपूर पैसा वसूल करेंगे। $20 पर बैरल उन्होंने बेचा है। तो यह एक प्रकार से उन 11 देशों ने मिलकर मोनोपोली मार्केट बनाई। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? मोनोपोली मार्केट ऐसी मार्केट होती है, जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर 4 वेंडर हैं, 4 दुकान वाले हैं, यहां भी सेब लगा है, यहां भी सेब लगा है, यहां भी सेब लगा है, यहां भी सेब लगा है। सपोज कीजिए पहले वाले ठेले के पास आप गए, बोले भैया सेब क्या भाव? बोला ₹50 में। चलो सोचे कि अगले वाले के यहाँ जाएंगे, वो शायद सस्ता दे। अगले वाले के यहाँ आए, भैया सेब क्या भाव है? बोला ₹50 में प्रति किलो। अगले सोचा आपने अगले वाले के यहाँ जाएंगे, मतलब जब चारों आप गए, चारों ठेले पर, चारों ने ₹50 बताया, तो आपको कहीं ना कहीं तो लेना ही लेना, सेब लेना ही लेना है, तो आपने सेब खरीद लिया। तो ऐसी मार्केट जिसमें जो वेंडर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि इससे कम में नहीं बेचेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। बात समझ पाए? तो इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए अब आप 80 में खरीद रहे थे, आप बोला 100 से कम, हम चारों मिलकर 100 से कम नहीं बेचेंगे, फिर चाहे कोई ले या ना ले, तो आपको मजबूरन वहां पे लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो यही मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है, मोनोपोली होती है। तो कोविड से रिवाइव करने के लिए ये 11 देश जो तेल को एक्सपोर्ट करते थे, इन्होंने मोनोपोली मार्केट बना ली, और अब तेल की कीमत ये लोग कम नहीं कर रहे हैं। जो कच्चा तेल आता है, रॉ ऑयल, उसकी जो है प्राइस ये लोग कम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इस समय वर्तमान में जो रॉ ऑयल की प्राइस है वह $85.9 पर बैरल है, मतलब लगभग $86 पर बैरल है इस समय फोसाइल फ्यूल की कीमत। तो आप सभी समझ सकते हैं कि मोनोपोली किस प्रकार से मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करके रखता है। हालांकि यह मार्केट स्ट्रेटेजी के खिलाफ है, लेकिन कौन क्या कर सकता है? सभी को इस समय तेल की जरूरत है। हालांकि आने वाले 2070 तक इस फोसाइल फ्यूल का कोई उपयोग ही नहीं करेगा। जैसे आज के समय में केरोसिन कोई यूज कर रहा है? नहीं कर रहा है। कारण आज के समय में टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। फोसाइल फ्यूल का उपयोग मैं दो सबसे बड़ा उपयोग जो समझ पा रहा हूं, आप और अगर कोई जानते होंगे तो बताइएगा। एक तो हमारे यहाँ जो स्टोव जलाते थे ऐसे करके स्टोव, या फिर दूसरा डिब्बी वगैरह, लालटेन, आपने सभी सुना होगा, मतलब ईंधन के रूप में वहां पे उपयोग किया जाता है, या तो स्टोव में या फिर लालटेन वगैरह में। दूसरा जो मैं उपयोग समझ पा रहा हूं इसका केरोसिन ऑयल का, कि प्रकाश करने के लिए वही दो उपयोग, मतलब एक भोजन पकाने के लिए, एक लाइट के लिए। आज के समय में लाइट वाला जो यूज है वो इलेक्ट्रिसिटी कवर कर रही है, जो स्टोव वाला काम था वो एलपीजी कवर कर रहा है। तो यानी कि दोनों जगह से आज मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल का यूज खत्म है, तो आज उसकी डिमांड भी नहीं है। उसी प्रकार से आने वाले समय में जितनी भी चीजें होंगी, लगभग 80% चीजें, 85% इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होगी। जो कुछ भी बचा यानी कि 15% वो लगभग हाइड्रोजन फ्यूल पर डिपेंड होगा। मतलब फुल मार्केट जो है उस समय हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होगा। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।